पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं कैपमैन एनालिसिस। आज हम आपके लिए शुगर सेक्टर का एनालिसिस लेकर आए हैं। हमने शुगर सेक्टर के 2 एनालिसिस कुछ अर्से पहले किए थे और हमने ये दावा भी किया था कि आपको अमूमी तौर पर यूट्यूब पे और ख़ुसूसी तौर पे ब्रोकर से भी कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो शुगर सेक्टर के बारे में बात करता हो। और उसकी मेन वजह यही है कि सब लोग आम आवाम को, आम इन्वेस्टर अवाम को टेक्निकल्स के चक्कर में घुमाते रहते हैं और फंडामेंटल्स की तरफ तवज्जो उनकी दिलाते नहीं हैं। और क्योंकि शुगर सेक्टर में ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं लगते और जिन शेयर्स में वॉल्यूम्स नहीं लगते वहाँ पे टेक्निकल्स फौत हो जाते हैं। और बात अफसोस की है कि चलो टेक्निकल एनालिस्ट ये नहीं बताते, लेकिन जो इतने बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस बैठे हैं उनको तो कम से कम इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन वो भी फंडामेंटल्स को लगता है भूल चुके हैं और टेक्निकल्स में ही घूमते रहते हैं। तो एक तो इस वीडियो में हम ये जायजा लेंगे कि हमारी उस असेसमेंट के बाद आज क्या स्टेटस है शुगर कंपनीज का। इसमें 100% शुगर कंपनीज कवर नहीं है, लेकिन मेजर मेजर सारी कवर होंगी। क्योंकि अब तमाम शुगर सेक्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो इस सेक्टर में हम उनके रिजल्ट्स का जायजा भी लेंगे और ये जायजा भी लेंगे कि तब से अब तक उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। और इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करने के बाद कुछ नई इंफॉर्मेशन भी लेकर आए हैं आपके लिए। तो ये शुगर सेक्टर के ऊपर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगी। हम ये तो नहीं कहते कि ये वीडियो देखने के बाद आप शुगर सेक्टर की अलिफ बे से लेके ये तक सब कुछ सीख जाएंगे, लेकिन जैसा हमारा दावा था कि जितनी इंफॉर्मेशन हम पहले शुगर सेक्टर के बारे में दे चुके हैं वो ही आपको कहीं से नहीं मिलेगी। तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो हम आज आपको देंगे उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपने कहीं पे ऐसी इंफॉर्मेशन देखी हो। और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाने के लिए ज़ाहिरी बात है 2 ही तरीके थे, या हर कंपनी की अलग-अलग वीडियो बनाई जाए या फिर सबकी इकट्ठी कर ली जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें फिर इसमें कॉमन भी होनी थी, कुछ रिपीट भी होनी थी। तो बेहतर यही है कि इकट्ठी वीडियो बनाई जाए। तो ये एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ज़ाहिरी बात है इसको वही देखेंगे जो सीखने की नीयत करते हैं, और जो सीखना नहीं चाहते वो काइंडली वीडियो बंद कर दें। प्लीज़ कमेंट में ये मत लिखिएगा कि वीडियो छोटी बनाया करें। आप देखा ही मत करें भाई। अब एक डिस्क्लेमर भी दे देते हैं। इस वीडियो में कंपनीज का जो डेटा लिखा है वो काफ़ी सारा डेटा है और अपनी तरफ से हमने उसको एक दफ़ा चेक भी किया है, लेकिन फिर भी इतने सारे डेटा में लिखने में कई दफ़ा गलती हो जाती है। तो आपने कोई भी फैसला करने से पहले उसको वैलिडेट ज़रूर करना है। हम भी इंसान हैं, लिखने में गलती हो सकती है, तो गलती पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब एक दफ़ा थोड़ा-सा शुगर सेक्टर के बारे में बताते हैं कि होता क्या है कि जो शुगर केन है, जो गन्ना है, ये इन कंपनीज़ के लिए रॉ मटेरियल होता है और जो गन्ने की कीमत है, वो हुकूमत डिटरमिन करती है। यानी कि इसमें इनका कोई इतना लेना-देना नहीं होता। उसके बाद ये गन्ने को क्रश करते हैं और हमारा ख़्याल है उसमें से जितना भी क्रश करते हैं, कोई 10% जाके उसमें से शुगर की रिकवरी होती है। फिर साथ उसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी निकल आते हैं, उनकी भी सेल होती है, लेकिन वो कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं बनती, उनसे थोड़ी बहुत बन जाती है। और दूसरा एक चीज़ जो कुछ शुगर कंपनीज़ करती हैं, सब नहीं करती, वो शुगर केन के जूस से हमें लगता है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो इथेनॉल बनाते हैं। इथेनॉल बेसिकली एक काइंड ऑफ एन अल्कोहल है, लेकिन ये पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसको हराम समझने की ज़रूरत नहीं। ये जो है इसको पेट्रोल में ब्लेंड करके इसको जो है ना व्हीकल के लिए एक फ्यूल तैयार किया जाता है इससे, जो थोड़ा एफिशिएंट होता है। बायोफ्यूल भी इसे कहते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए सारा का सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। और जब एक्सपोर्ट होता है तो इसका मतलब है फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन से इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और जिस तरह हमने बताया कि शुगर केन की प्राइस जो है वो हुकूमत कंट्रोल करती है, उसी तरह पाकिस्तान में शुगर की प्राइस भी हुकूमत ही कंट्रोल करती है। अक्सर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, कई दफ़ा कामयाब नहीं रहती, लेकिन बेसिकली कंट्रोल हुकूमत ही करती है।
कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को थोड़ा डाइवर्सिफाई भी किया हुआ है। कोई और प्रोडक्ट्स भी बना लेती हैं, कोई पावर जनरेट कर लेती है थोड़ी सी, कोई पेपर बना लेती है, कुछ और इस तरीके से फाइबर बोर्ड बना लेती है। तो उन डाइवर्सिफिकेशन को हम कवर नहीं करेंगे। हम ब्रीफली आपको कंपनी का बता देंगे कि वो क्या क्या करती है। हो सकता है वो बहुत ही इमटेरियल सा हिस्सा हो, या हो सकता है मटेरियल हो, तो वो आप देखना चाहें तो फिर बाद में खुद देख लीजिएगा। हमारा फोकस शुगर और एथेनॉल पे होगा। अब इस ओवरऑल जो वीडियो है इसके डिफरेंट सेक्शंस होंगे जिसमें हम मुख्तलिफ बातें करेंगे, ताकि थोड़ा बहुत आप जो इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होगी उसको समझ भी सकें, उसको रिटेन भी कर सकें। सबसे पहले हम स्टार्ट ये करेंगे कि हम ईपीएस वगैरह देखने से पहले हम इसकी परफॉर्मेंस का जायजा लेंगे कि जब हमने असेसमेंट की थी कुछ अरसे पहले, और हमने ये जिक्र किया था कि क्योंकि चीनी की प्राइसेस मार्केट में काफी ऊपर हो गई हैं, तो हमें लगता है कि शुगर सेक्टर के जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ सकते हैं। तो उस हिसाब से हम सिर्फ इस वक्त पहले ये देखते हैं कि जब हमने 23 अगस्त को इनकी असेसमेंट की थी उस वक्त इन शेयर्स की क्या प्राइस थी, आज क्या प्राइस है, और कितना प्रॉफिट हो चुका है। सबसे पहले जी शाह मुराद शुगर मिल्स, इसके बारे में तो हम इतना बात कर चुके हैं कि अगर आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं तो आपको इसके बारे में तो और फर्दर हम क्या बताएं, मतलब आप तो सब कुछ सुन चुके होंगे। तो इसकी आज प्राइस है 355 रुपये 11 पैसे। इसकी प्राइस 23 अगस्त को थी 169 रुपये, और 110% प्रॉफिट हो चुका है। अल अब्बास की प्राइस 492 रुपये है। उस वक्त इसकी प्राइस थी 483। उसके बाद 25 रुपये का डिविडेंड दिया तो हमने लेस करके लिखा है 459, और ये 7% प्रॉफिट है। फिर है जी हबीब शुगर। उस वक्त इसकी प्राइस थी 37 रुपये 22 पैसे। अब है जी 72, और 93% प्रॉफिट हुआ है। अब हमने जो पिछला असेसमेंट था, अगेन वही बात है कि हम तमाम शेयर्स की कोई ये नहीं क्लेम करे कि भाई देखो हमने कहा था तो हो गया। हमने इन 3 शेयर्स पे फोकस किया था, सबसे ज्यादा शाह मुराद पे, और उसके बाद अल अब्बास और हबीब पे थोड़ा थोड़ा फोकस रखने का कहा था, और इन 3 की परफॉर्मेंस हमने आपको बता दी। बाकी हमने यही कहा था कि हम बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल सेक्टर की असेसमेंट की थी और उसके हिसाब से कहा था कि हमें लगता है पॉजिटिविटी रहेगी। तो वो हम सिर्फ देख लेते हैं कि बाकी शेयर्स कितने ज्यादा बढ़े, और फिर आगे उनकी ईपीएस देखेंगे जिससे पता लगेगा कि क्या वाकई Q4 में ईपीएस बेहतर रही कि नहीं। नून शुगर, इसकी प्राइस उस वक्त थी 40 रुपए, अब तकरीबन 80 है, 73 रुपए का गेन हुआ है। टांडलियां वाला शुगर, इसकी प्राइस उस वक्त थी 72 रुपए, अब 70 रुपए है। कोई खास इजाफा नहीं बल्कि थोड़ा सा कम हुआ है। शाहताज शुगर, इसकी प्राइस उस वक्त थी 56 रुपए, अब 112, और 101% गेन है। देखें इतनी बड़ी वीडियो एडिट करने में भी काफी टाइम लगता है। हमें लगता है कि ये वीडियो आप वीकेंड पे देख रहे होंगे, लेकिन हमने ये 9 जून को रिकॉर्ड की तो आपके लिए उसी प्राइस के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। वीकेंड तक प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसको आप खुद चेक कर लीजिएगा अगर आप करना चाहें तो। अलनूर शुगर, पहले इसकी प्राइस थी 56, अब है 93 रुपए, 67% गेन। फरहान शुगर की प्राइस पहले थी 61, अब है 86, 41% प्रॉफिट। जेडीडब्ल्यू शुगर, पहले थी 375, अब है 480, 28% प्रॉफिट। जोहराबाद शुगर, पहले थी 1560, अब है 1710, 10% प्रॉफिट। मीरपुर खास, पहले थी 42, अब है 52, 21% प्रॉफिट। संघाड़ शुगर, पहले थी 11, अब है 20, 87%। तारिक कॉरपोरेशन, पहले थी 13, अब है 1575, 21%। थल इंडस्ट्रीज, पहले थी 260, अब है 305, 17%। सिंध आबादगढ़, पहले थी 16.5, अब है तकरीबन 29, तो 75% गेन इसमें हुआ। आदम शुगर मिल, पहले थी 31.5, अब है 41.5, 31% गेन। फिगर्स राउंडिंग ऑफ हम कर रहे हैं। मेहरान, पहले थी 44, अब है 64, 46% गेन। तो ये आपने देखा कि कुछ कंपनीज में काफी ज्यादा गेन हुआ, और एक के अलावा सब कंपनीज पॉजिटिव ही रहीं। लेकिन एक तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई इतने अरसे से तो मार्केट वैसे ही पॉजिटिव ट्रेंड में है, मार्केट इतनी ऊपर चली गई इसलिए ऊपर चले गए। लेकिन शुगर सेक्टर जो है इसका एक भी शेयर के ऐसी 100 इंडेक्स का पार्ट नहीं है।
ये मार्केट ट्रेंड को फॉलो नहीं करते और हमें पूरा यकीन है कि अगर पूरी मार्केट इतनी ऊपर ना भी गई होती, फिर भी इनके शेयर्स में इसी किस्म की मूव देखी जाती और वो सिर्फ उनके रिजल्ट्स की वजह से थी। तो जी ये सेक्शन हमारा यहाँ पे खत्म हुआ जिसमें हमने सिर्फ एक परफॉर्मेंस असेसमेंट की थी। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। अगर आप फाइनेंस की जानकारी हासिल करना चाहते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में कोर्स कर सकते हैं फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन। अब हम जिस सेक्शन की तरफ बढ़े हैं, इसमें हम तमाम इन्हीं कंपनीज के पिछले 4 साल का एक ईपीएस देखेंगे। एक तो उससे ईपीएस का ट्रेंड पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी जो है वो जो 4 सालों से मुनासिब परफॉर्मेंस दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है, और कौन सी है जिसने सिर्फ इस साल में ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। साथ ही हम उसकी डिविडेंड यील्ड भी यहाँ से हमें पता लग जाएगी आज के रेट पे, मतलब 9 जनवरी वाले रेट पे, और अभी के हिसाब से कितनी है। यानी कि ये इस अजम्पशन पे है कि जो डिविडेंड इस साल का आया वो अगले साल भी कंटिन्यू रहे, तो आज के रेट पे डिविडेंड यील्ड कितनी बनेगी। फिर 2023 की अर्निंग्स की बेसिस पे और जो प्राइस अभी चल रही है, प्राइस अर्निंग आ जाएगी। बुक वैल्यू हम आपको अगले सेक्शन में निकालनी बताएंगे, लेकिन अभी असेसमेंट के लिए बुक वैल्यू टू प्राइस कितनी है वो आ जाएगी यहाँ आपके सामने। कैलकुलेट करना हम बाद में दिखा देंगे आपको। तो एक तो यहाँ से इन कंपनियों का अर्निंग और डिविडेंड ट्रेंड का पता लग जाएगा। फिर जो हमारे दूसरे 3 फैक्टर्स होते हैं जिनको हम असेस करते होते हैं हर कंपनी का, वो भी यहाँ पे सामने आ जाएंगे कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं या कैसे हैं। तो अगर शाह मुराद को देखें तो पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस उनकी ऐसी रही कि 36, 6, 78 और 181, यानी कि एक साल को छोड़ के परफॉर्मेंस ठीक चल रही है उनकी, बल्कि बेहतर होती जा रही है, और इस साल बहुत ज्यादा हो गई। डिविडेंड को देखें तो इसी तरह 12, 3, 20 और 50, यानी कि जब अर्निंग कम हुई तो कम दिया, ज्यादा हुई तो ज्यादा दिया। तकरीबन इनका जो है जो कमाते हैं उसका 30% ये डिविडेंड में देते हैं। तो ये कंपनी बहुत अच्छी होती है। आप बड़ा बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि आइंदा ये कितना डिविडेंड दे सकते हैं। तो अगले साल भी 50 रुपए का डिविडेंड रहा तो आज के रेट पे डिविडेंड यील्ड है 14%। तो हमारा टीयर 1 में 15% से ऊपर होना चाहिए, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को देख के हम 14% पे भी इसको टीयर 1 का ही हिस्सा समझ सकते हैं। वैसे तो हमारे टीयर 1 में बहुत अरसे से है, लेकिन अगर किसी ने आज असेसमेंट करनी हो तो उसके हिसाब में देखना चाहिए। फिर इसकी जी प्राइस अर्निंग है, यानी कि करंट प्राइस डिवाइडेड बाय लेटेस्ट ईपीएस, वो 1.96 है। 5 से कम अच्छी है, जितनी कम होगी उतनी अच्छी है, तो ये काफी अच्छी है। फिर बुक वैल्यू टू प्राइस, ये 1 से ऊपर सारी अच्छी है, और 1 से ऊपर जितनी ज्यादा हो ये उतनी अच्छी है। यानी 1.84 का मतलब तकरीबन बुक वैल्यू इसकी डबल है। तो 1.84 काफी अच्छी है, इसकी प्राइस से 84% ऊपर है। लेकिन बुक वैल्यू का अगेन फायदा लॉन्ग टर्म में होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज की बुक वैल्यू तो ज्यादा होती ही इसलिए है क्योंकि उसमें उन्होंने अपने फिक्स एसेट्स को रीवैल्यू किया होता है, तो वो पैसा डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं होता। बुक वैल्यू की अहमियत सबसे ज्यादा उसी वक्त होती है कि अगर कंपनी बिकने जा रही हो, शेयर्स बायबैक कर रही हो, या बिजनेस खत्म करके वाइंड अप कर रही हो, या डीलिस्ट हो रही हो, वगैरह वगैरह। तो ये जी इसके तो तमाम फैक्टर्स ही आज भी बहुत अच्छे हैं। अगली कंपनी है जी अल अब्बास शुगर। इसकी अर्निंग पर शेयर देखें तो 71, 43, 110, 220। पैटर्न इसका भी तकरीबन शाह मुराद वाला ही है, लेकिन उससे ज्यादा कमाते आ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा गैप कम होता जा रहा है। डिविडेंड को देखें तो 50, 40, 55, 56 डिविडेंड ठीक दे रहे हैं, लेकिन इस साल इन्होंने अच्छा नहीं दिया। देखें 21 में अगर 43 रुपए कमा के 40 दे दिए, तो 22 में 110 कमा के ज्यादा देना चाहिए था 55 से, और 212 कमा के तो लाजमी 56 से ज्यादा देना चाहिए था। इसीलिए इस कंपनी की शेयर की वैल्यू इतनी ऊपर नहीं गई। इसके मुकाबले पे हम शाह मुराद को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनका पता तो है कि डिविडेंड वो कितना देते हैं। तो इस रेट पे इसकी डिविडेंड यील्ड है जी 11%। प्राइस टू अर्निंग को देखें तो 2.32 है, और बुक वैल्यू टू प्राइस जो है वो है 0.81। तो इसके तीनों फैक्टर ही हैं तो अच्छे, टीयर 2 में हमारे फॉल करता है उस हिसाब से, लेकिन फिर भी शाह मुराद से हल्के हैं। तो बेहतर है इसकी बजाय अगर किसी ने करना है तो शाह मुराद में करे, लेकिन फिर भी किसी को पसंद है तो इसमें भी किया जा सकता है, थोड़ा बहुत इसमें भी कर लें, क्योंकि पता कोई नहीं होता कौन सा शेयर पहले ऊपर चला जाए लॉन्ग टर्म में। उसके बाद है जी हबीब शुगर।
इसकी अर्निंग देखें तो इसकी भी ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है, 4, 6, 8, 16, 17 और डिविडेंड भी उसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर लेके जा रहे हैं। डिविडेंड यील्ड इसकी थोड़ी कम है, इसकी तो वैल्यू असल में अपने बायबैक की न्यूज़ पे ऊपर चली गई है, तो इस पे तो कंप्लीटली आपका बायबैक की बेसिस पे डिसीजन है कि आप इसमें अब इस वक़्त इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं, वरना डिविडेंड यील्ड के हवाले से थोड़ा ऊपर निकल गया है। प्राइस टू अर्निंग भी इसकी 5 से नीचे है, वैसे तो अच्छी है, लेकिन 5 के पास है, तो जब बाकी 2-2 प्राइस टू अर्निंग वाली हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसमें क्यों ना जाएँ? और बुक वैल्यू टू प्राइस भी बस ठीक है, बिल्कुल बराबर-बराबर ही है। उसके बाद है जी नून शुगर मिल्स। इसकी अगर ईपीएस देखें 15-15, 28-25, इसकी भी मुनासिब स्टेबल चल रही है। डिविडेंड को देखें तो 3.5, 3.5, 4-4, तो डिविडेंड स्टेबल दे रहे हैं, अर्निंग के ऊपर नीचे से इनको फर्क नहीं पड़ता और पे आउट रेशो कोई इतना अच्छा नहीं है। उस हिसाब से इस रेट पे डिविडेंड यील्ड है जी 5%, प्राइस टू अर्निंग 3.13, बुक वैल्यू टू प्राइस 1.59। तो डिविडेंड यील्ड तो हमारे मुताबिक इसकी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें तो कम से कम इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी दोनों फैक्टर ठीक हैं, लेकिन हमारा मेन फैक्टर ही जब सही नहीं तो फिर हम अवॉइड करते हैं। टांडलियां वाला जी, ये लॉस 6, 4 पे और 12 रुपए इस साल। तो इस साल अच्छा हुआ है। जितनी भी कंपनीज हैं ना जिनका सिर्फ इस साल रिजल्ट अच्छा आया है, तो उनमें हम थोड़ा सा केयरफुल होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता अगले साल किस तरीके से बिहेवियर होगा। क्योंकि वो तो एक Q4 में एक आर्टिफिशियल सा कह लें, या एक वो बस वो मार्केट में प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई थी शुगर की, उसकी वजह से इम्पैक्ट आया। अब जरूरी नहीं, हो सकता है अगला सारा साल ही शुगर की प्राइसेस कंट्रोल्ड रहें, तो इनको उल्टा नुकसान हो जाए। बहरहाल इसने डिविडेंड कोई नहीं दिया, प्राइस टू अर्निंग भी इसकी ज्यादा है, बुक वैल्यू टू प्राइस भी बस ऐसे ही है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। शाहताज शुगर, इसकी देखें तो अर्निंग पिछले 3 सालों में कोई खास नहीं, 21 में ठीक है हुई थी, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो इतना खास नहीं चल रहा, और एकदम इस दफा बहुत ज्यादा अर्निंग हो गई है इसकी। और डिविडेंड भी इसी तरह, जब कमाई थी तो दे दिया, जब कमाई नहीं है और डिविडेंड अच्छा दिया 14 रुपए का, इसको उसके बाद 2-3 आई थिंक अपर लॉक्स भी लगे। और इस रेट पे अगर अज्यूम करें कि अगले साल भी 14 रुपए का डिविडेंड देंगे, तो 12% है डिविडेंड यील्ड। प्राइस अर्निंग भी बस ठीक है, बुक वैल्यू टू प्राइस काफी ज्यादा है, अभी तक जो हमने देखी उनमें सबसे बेहतर है, तो इसको कंसिडर तो किया जा सकता है, लेकिन अगेन वही बात है कि हम थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे और कम से कम Q1 के रिजल्ट्स का इंतजार करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या इनका आगे भी ईपीएस अच्छा चल रहा है कि नहीं। उसका एक नुकसान हो सकता है कि हो सकता है वो रिजल्ट आने से पहले ही इसकी प्राइस काफी ऊपर चली जाए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। लेकिन इसमें थोड़े बहुत लेके भी रखे जा सकते हैं, सिर्फ वो लोग जो शुगर सेक्टर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं उनके लिए। लेकिन वही लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कोई वॉल्यूम्स नहीं लगते, अगर आपको बेचने पड़े तो आपको कोई खरीदार कई दफा नहीं मिलेगा या आपकी पसंद के रेट पे नहीं मिलेगा, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म वाले देखें, वरना छोड़ दें। उसके बाद है जी अलनूर, इसका भी 9, 10, 8, 14 तो मुनासिब है, इतना बुरा नहीं रहा। फिर 3, 5, 5, 9, तो इस दफा अच्छा दिया है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा दिया है इन्होंने। और अगर अज्यूम करें कि अगले साल भी इतना रहता है, तो डिविडेंड यील्ड 10% बन जाती है। प्राइस टू अर्निंग थोड़ी ज्यादा है इनकी, 6.47, लेकिन डिविडेंड अच्छा दिया तो उसकी वजह से प्राइस ऊपर निकल गई है। बुक वैल्यू भी इनकी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि अर्निंग उतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी इनकी बुक वैल्यू, जितनी इनके एसेट्स की वैल्यू है, तो उस हिसाब से प्राइस उतनी ऊपर नहीं है। तो जब प्राइस उतनी ऊपर ना हो, तो फिर बुक वैल्यू टू प्राइस ज्यादा हो जाती है। यानी कि इस कंपनी की प्राइस ज्यादा ऊपर तभी जाएगी कि अगर ये अच्छा कमाना शुरू कर दें। ये वैसे भी शाह मुराद की ये वो एसोसिएटेड कंपनी है, इसके हमें लगता है शाह मुराद में कुछ शेयर होल्डिंग भी है, 10-15% शायद, तो इसको भी थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। टियर 2 में ये क्वालिफाई कर लेता है, और क्योंकि पिछले सालों में भी मुनासिब रिजल्ट आता रहा है, तो इसमें उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी अपना मुनासिब रिजल्ट कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन बात वही है ना कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो शाह मुराद के मुकाबले में ये हमें हल्का लगता है, लेकिन जो लोग डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं शुगर सेक्टर के अंदर भी, तो वो इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद है जी फारान शुगर, तो इसके तो पिछले 3 साल के रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन इस साल अचानक 49 रुपए का ईपीएस हो गया है, और सिर्फ 2.5 रुपए डिविडेंड दिया, क्योंकि पुराने लॉसेस भी रिकवर कर रहे होंगे। बहरहाल प्राइस टू अर्निंग तो अच्छी है, बुक वैल्यू टू प्राइस भी ठीक है, मुनासिब है, पर डिविडेंड यील्ड बिल्कुल फारिग है, इसलिए हमारा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। कम से कम अगर तो पता लगे कि अगले क्वार्टर में भी ये कोई 12-13 की ईपीएस आ जाती है,
और शेयर प्राइस यहीं के आसपास हो तो फिर सोचा जा सकता है थोड़े बहुत इसमें भी लेके रख लें। अगर डिविडेंड नहीं भी देते तो फिर कैपिटल गेन की उम्मीद हो सकती है अगर अर्निंग इसी तरह चलती रहे तो। फिर है जी जेडीडब्ल्यू शुगर। इसकी अगर ईपीएस देखें तो पिछले 3 साल में इसकी डिक्लाइन हो रही है, यानी कि ज्यादातर कंपनीज की 23 में ज्यादा हो गई है लेकिन इनकी कम हो गई है, तो इट इज नॉट अ गुड साइन। फिर भी डिविडेंड इस दफा ज्यादा दिया, डिविडेंड यील्ड 8% है, प्राइस टू अर्निंग बहुत ज्यादा है, बुक वैल्यू टू प्राइस भी अच्छी नहीं है, तो हम तो इसको बिल्कुल इग्नोर करेंगे। उसके बाद है जी जौहराबाद शुगर मिल्स। इसकी अगर ईपीएस देखें तो कम होके फिर ज्यादा हो गई है, लेकिन डिविडेंड 1-1 रुपए का देते आ रहे हैं, डिविडेंड यील्ड 6% है, प्राइस टू अर्निंग ठीक है, पर बुक वैल्यू टू प्राइस आउटस्टैंडिंग। मतलब ऐसी कंपनी आपको शायद ही कोई मार्केट में मिले जिसकी बुक वैल्यू प्राइस के मतलब 15 टाइम्स जब प्राइस को मल्टीप्लाई करें तो बुक वैल्यू उसकी बनती है। और उसकी मेन वजह हमने चेक किया था इसका खास तौर पे ना इतनी ज्यादा आ रही थी, तो बेसिकली मेन यही है कि उसके जो फिक्स एसेट्स, उनके जो प्लांट हैं, उनकी मशीनरी वगैरह, उन सब की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। तो उसका आम शेयर होल्डर को तो कोई फायदा नहीं है। वो तो सिर्फ तब फायदा हो सकता है कि अगर कल कोई कंपनी बेचना चाहे। तो अब आप ये सोच के तो ऐसी कंपनी नहीं ना खरीद सकते कि भाई अगर 2 साल बाद बेच दें तो वारे न्यारे हो जाएंगे, अगर 20 साल तक ना बेचें और इसी तरह की अर्निंग आती रहे तो कुछ हासिल नहीं होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई कभी तो बेचेंगे, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद कभी तो ऐसा वक्त आ जाएगा कि शायद ये बेच दें, तो आप इसमें थोड़े से शेयर लेके रख दें। ऐसा कभी हुआ तो फिर वो शेयर फिर वहीं पे जाएगा 15 टाइम्स पे, अगर कभी ऐसा हुआ तो तो आप 1000 शेयर लेके रख लें, अगर नहीं भी हुआ तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। उसके बाद है जी मीरपुर खास। तो इसके भी रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता साल हर साल इम्प्रूव तो हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने डिविडेंड कोई नहीं दिया इतने सालों से। इस साल 200% बोनस दे दिए थे, लेकिन हमें बोनस पसंद नहीं है। और जब इस तरह कोई बोनस देती है ऐसी कंपनी, तो आप एक तो एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि पहले लेके रख लें, और जब इतना बड़ा बोनस कोई अनाउंस कर दे तो आप उसको बाद में खरीद नहीं सकते क्योंकि कोई बेचेगा नहीं फिर। तो फिर भी जो कंपनियां डिविडेंड नहीं देती, हम इस इंतजार में हर कंपनी के शेयर तो नहीं ना खरीद सकते कि शायद ये 200% बोनस दे दे। ये तो इत्तेफाक से कोई कोई कंपनी कभी कभी करती है ऐसी हरकत, लेकिन हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। फिर है जी संघाड़ शुगर मिल्स। इसकी ईपीएस देखें तो इस साल ही बेहतर हुई है, और इन्होंने दिया दिलाया कुछ नहीं, प्राइस टू अर्निंग ठीक है, और बुक वैल्यू टू प्राइस इसकी भी ज्यादा है, और वही वजह होगी कि उनके फिक्स एसेट्स जो हैं उनकी रीवैल्यूएशन के बाद उनकी वैल्यू इतनी बन गई। और अच्छा इसमें एक ये भी मसला है कि अगर ये कंपनी बेचने भी जाएगी ना, तो इनके जो एसेट्स, इनके जो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह हैं, वो इस बेसिस पे उनकी वैल्यूएशन हुई होती है कि अगर कोई और उनको एज अ शुगर मिल खरीदे तो फिर इतने पैसे देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कोई और बंदा खरीद ले कि भाई मैं वहां पे जो है ना, वो ये सिर्फ जमीन के पैसे नहीं हैं। तो अगर वो कभी बेचने जाएं और कोई खरीदार ही ना मिले तो फिर इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस एंटिसिपेशन में इन्वेस्ट करना कोई अक्लमंदी नहीं है। फिर है जी तारिक कॉर्पोरेशन। इसके भी ईपीएस इसी साल थोड़े अच्छे हुए हैं, डिविडेंड कुछ नहीं दिया, प्राइस टू अर्निंग अभी के हिसाब से ठीक आ रही है, और बुक वैल्यू टू प्राइस इसकी भी 4 टाइम्स है, तो वही वजह है। लेकिन यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि कंपनी की प्राइस जो है वो बुक वैल्यू डिराइव नहीं कर रही, वो आपकी अर्निंग और डिविडेंड डिराइव करते हैं। फिर है जी थल इंडस्ट्रीज। ईपीएस इसकी अच्छी हुई और पिछले सालों में भी अच्छी थी, पर डिविडेंड कख कभी नहीं देते ये लोग। प्राइस अर्निंग ठीक है, बुक वैल्यू टू प्राइस भी ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि फ्री फ्लोट बहुत कम है और उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में भी कुछ बांट दें, वो सारा अपने जेब में रखना चाहते हैं, तो ऐसी कंपनियों को देखना भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ शो ऑफ करने के लिए स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं। फिर है जी सिंध आबादगढ़। ये पिछले कई सालों में लॉसेस में थे और आउटस्टैंडिंग इन्होंने अपना रिजल्ट दिखाया इस दफा, और तब से इसको अपर कैप ही खत्म नहीं हो रहे। जाहिर बात है इतना अच्छा रिजल्ट आ जाए तो फिर कोई बेचने को तैयार ही नहीं है। डिविडेंड हालांकि सिर्फ 2 रुपए का दिया, लेकिन ये कोई 12-13 रुपए पे था जब रिजल्ट आया था, और उसके बाद 28-29 पे चला गया, कोई बेच ही नहीं रहा। बीच में थोड़ा बहुत कोई बेच देता होगा लेकिन ज्यादा नहीं। तो प्राइस टू अर्निंग भी अभी बहुत जबरदस्त है, बुक वैल्यू टू प्राइस भी अच्छी है। अब वही बात है कि कहना बहुत मुश्किल है कि क्या ये कोई वन ऑफ था या अगले साल भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बात वही है कि जब लॉक लगना खत्म होंगे फिर ही बंदा कुछ सोच सकता है, उससे पहले तो सोच भी नहीं सकता। उसके बाद है जी एडम शुगर मिल्स। तो इसकी ईपीएस तो कम हो रही है, डिविडेंड पिछले सालों से बेहतर दे दिया और डिविडेंड यील्ड 12% बन रही है, लेकिन क्योंकि इसकी ईपीएस कम हो रही है तो हम इसको देखना नहीं चाहेंगे। ऐसे वक्त में जब सब कंपनीज की ईपीएस अच्छी हो रही है और इसकी कम हो गई है, तो
₹5 के डिविडेंड को नहीं देखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग भी अच्छी नहीं है और बुक वैल्यू टू प्राइस आपको पता लग ही गया अब क्यों इतनी ज़्यादा आ रही हैं। उसके बाद है जी मेहरान। इसकी भी अर्निंग पर शेयर इसी साल बेहतर हुई है और डिविडेंड उस हिसाब से इन्होंने मुनासिब दिया है और डिविडेंड यील्ड अच्छी है, मुनासिब है और प्राइस टू अर्निंग भी ठीक है। तो इसको भी कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि ये डिविडेंड अच्छा दे रहे हैं। अगर इनकी आगे अर्निंग चलती रहे तो ये डिविडेंड अच्छा मुनासिब दे सकते हैं। तो यहाँ पे जी दूसरे सेक्शन का इख्तिताम हुआ। अब हम अपने अगले सेक्शन पे जाते हैं। इस सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि इस कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो पिछले साल के मुकाबले में इस साल ईयर एंड पे वो ज्यादा हुई है या कम हुई है। ये बेसिकली देखें, कोई भी एक फैक्टर जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट डिविडेंड यील्ड होता है, बाकी तमाम फैक्टर्स जो हैं वो सिर्फ सपोर्टिंग में होते हैं कि भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और उन सबको देख के हम एक असेसमेंट को फॉर्म करते हैं कि यार हाँ ये हमें सही लग रहा है, इसकी बेसिस पे हम ये शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जिस भी कंपनी की इन्वेंट्री 22 के मुकाबले में 23 में ज्यादा होगी, इसका मतलब है वो माल वो 24 में बेच के अपनी ईपीएस को मेंटेन रख सकते हैं या ज्यादा नहीं गिरने देंगे। एक ये अंदाजा लगाया जा सकता है, लाजमी नहीं ऐसा हो, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रोडक्शन 24 में 23 जैसी हो और 23 की इन्वेंट्री भी पड़ी हो, तो फिर अच्छा ईपीएस आने की उम्मीद बन सकती है। फिर साथ ही हम आपको यहाँ पे बुक वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे, और बुक वैल्यू सिंपल होती है कि यहाँ पे हमने अकाउंट्स खोल के इक्विटी लिख ली है और उसको शेयर से डिवाइड कर दिया है, सिंपल। और फिर हम देखेंगे कि इन कंपनीज की करंट रेशो क्या है। करंट रेशो निकालने के लिए करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड किया जाता है, और ये एक है तो इसका मतलब है कि ये अपनी करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से अदा कर सकते हैं, यानी कि इस कंपनी के फिर लिक्विडिटी के इश्यूज उतने ज्यादा नहीं होंगे कि इनको कैश के लाले पड़ गए हैं। तो ये जिस भी कंपनी की एक से ऊपर हो वो ठीक समझी जाती है, और जितनी ऊपर हो उतनी ही अच्छी है। आप यूं समझ लें कि अच्छी उसकी होगी जिसकी 1.5 से 2 की रेंज में कम से कम है। तो ये कुछ फैक्टर्स पता लगेंगे, क्योंकि अगर ये इतनी नहीं है इसका मतलब है कि इसको अपनी लायबिलिटीज मीट करने के लिए हो सकता है लोन लेना पड़े, फिर लोन लेंगे तो उसकी वजह से इनकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी। तो इस हिसाब से इसका अंदाजा करना होता है। अब सबसे पहले है जी शाह मुराद शुगर मिल्स। तो इसकी इन्वेंट्री पिछले साल के मुकाबले में 29% ज्यादा है इस वक्त, तो पॉजिटिव साइन है। बुक वैल्यू 654 रुपये है, और वही हमने आपको बताया कि इनका भी तकरीबन आधी बुक वैल्यू जो है वो फिक्स एसेट्स की होगी, लेकिन इनके पास रिजर्व्स भी अच्छे खासे हैं। फिर करंट रेशियो जो उनकी बनती है वो बनती है 1.58, तो अच्छी है। ये फिगर्स हम यहाँ पे इतनी सारी फिगर्स को बार बार नहीं पढ़ेंगे। अगर आप इनकी बेसिस पे कोई फैसला करना चाहते हैं तो एक दफा अकाउंट से वैलिडेट जरूर करें, और जो शेयर्स हैं वो आपको पीएसएक्स की साइट पे उस शेयर के पेज से मिल जाते हैं, वहां से आप वैलिडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद है जी अल अब्बास शुगर। तो इसकी जो इन्वेंट्री है पिछले साल के मुकाबले में 24% ज्यादा हो गई है, तो गुड साइन है। बुक वैल्यू पर शेयर इसकी 399 है, तो इसकी प्राइस ज्यादा है, बुक वैल्यू कम है। तो अगेन इसकी बेसिस पे इन दोनों में शाह मुराद की प्रेफरेंस बनती है। जो करंट रेशियो है वो इसकी काफी अच्छी है, 2 से भी ऊपर है। उसके बाद है जी हबीब शुगर। तो हबीब शुगर की इन्वेंट्री कम हो गई है, इसकी बुक वैल्यू है 75 रुपये, अभी भी बुक वैल्यू के आसपास ही है। करंट रेशियो इसकी भी काफी अच्छी है। तो यहाँ पे अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करना है तो वो सिर्फ बायबैक की बेसिस पे होगी इन्वेस्टमेंट, वैसे तो हमने अभी नहीं की हुई, हमने तो बेच दिए हैं। आप करना चाहें तो सिर्फ उस न्यूज की बेसिस पे करेंगे। बाकी ये काफी जो है ना ओवर वैल्यूड सा हो गया है अगर हम सिर्फ डिविडेंड के हिसाब में बात करें या बुक वैल्यू वगैरह को देखें। उसके बाद है जी नून शुगर्स। तो इसकी इन्वेंट्री पिछले साल से काफी ज्यादा हो गई है, बुक वैल्यू इसकी 126 रुपये है, और इसकी करंट रेशियो जो है वो तकरीबन 1 है, तो करंट रेशियो इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद है जी टांडलियां वाला। तो इसकी इन्वेंट्री कम हो गई है, इसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे, तो इसको तो देखना ही नहीं चाहिए। बुक वैल्यू भी खास नहीं है, करंट रेशियो भी सही नहीं है, तो रिजेक्टेड। अब है जी शाहताज। इसकी इन्वेंट्री भी कम हो गई है, इसकी ईपीएस काफी ज्यादा हुई है,
लेकिन अब इन्वेंट्री कम हो गई है तो हो सकता है अगले साल ईपीएस में कमी आए। बुक वैल्यू पर शेयर काफी ज्यादा है, रीजन उसका आपको बता चुके। करंट रेशो भी अच्छी नहीं है। उसके बाद है जी अलनूर शुगर। तो अलनूर शुगर की इन्वेंट्री ज्यादा हो गई है। अगर इसकी बुक वैल्यू देखें तो 375 है, काफी ज्यादा है। करंट रेशो कम है, लेकिन इन फैक्टर्स की बेसिस पे तो इतना कोई इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं आई। जो पिछले हमने देखा था उसी की बेसिस पे अगर इसमें कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकता है। फारान शुगर, इसकी इन्वेंट्री कम हो गई है, बुक वैल्यू 120 है, करंट रेशियो भी अच्छी नहीं है, तो ये कोई खास पॉजिटिव फैक्टर्स नहीं हैं। जेडीडब्ल्यू शुगर, इनकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई है, इनकी बुक वैल्यू कम है प्राइस से 277, और करंट रेशियो भी अच्छी नहीं है, तो ये पीछे भी हमने अवॉइड किया था, अब भी अवॉइड ही बनता है। जोहराबाद शुगर, इनकी इन्वेंट्री थोड़ी सी कम हुई है। बुक वैल्यू ये देखें जी, 17 रुपए का शेयर और 260 रुपए की बुक वैल्यू, तो कभी ना कभी शायद तुक्का लग जाए, 1000 लेके रख लें यार। अच्छा जी, करंट रेशियो सही नहीं है, तो ठीक है बस। मीरपुर खास, इसकी इन्वेंट्री ज्यादा हो गई है पहले से, लेकिन ये डिविडेंड शिविडेंड कोई नहीं देते, तो बुक वैल्यू भी 88 है, करंट रेशियो अच्छी नहीं है, तो इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। संघाड़ शुगर जी, इसकी इन्वेंट्री कम हो गई है, इसका मतलब इसका ईपीएस पे इम्पैक्ट आ सकता है, कम हो सकता है अगले साल। बुक वैल्यू 172 है, करंट रेशियो अच्छी नहीं है। तारिक कॉर्पोरेशन, इन्वेंट्री बहुत कम हो गई है और बुक वैल्यू तो ज़्यादा है, फिक्स एसेट्स की वजह से करंट रेशियो अच्छी नहीं है, तो बेटर टू अवॉइड। फिर है जी थल इंडस्ट्रीज, इसकी भी इन्वेंट्री कम हो गई है, ये तो वैसे ही कुछ नहीं देते, तो बुक वैल्यू चाहे 578 है, तो अवॉइड। सिंध आबादगढ़, इनकी इन्वेंट्री कम हो गई है, तो इनका बहुत ज़बरदस्त आया ईपीएस Q4 में, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि हो सकता है Q1 में इतना अच्छा ना रहे, तो बेटर टू अवॉइड टिल Q1 रिजल्ट्स। उसके बाद है जी एडम्स, आदम शुगर मिल, इसकी इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा हुई है पिछले साल के मुकाबले में, और बुक वैल्यू 317 है, लेकिन फिर भी ईपीएस काफ़ी कम हो गई थी, हमें याद पड़ रहा है इसकी, तो इसको हमने तो अवॉइड ही किया है। अब मेहरान शुगर की अगर इन्वेंट्री को देखें तो इनकी भी काफ़ी कम हो गई है, पुरानी इन्होंने हमें लगता है इसी साल बेच दी है। बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू इनकी प्राइस से कम है, तो इट इज़ नॉट पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को देखें तो करंट रेशो ठीक है। तो ये था जी हमारा ये वाला सेक्शन, ये तो जल्दी ख़त्म हो गया है। असल में हमने एक एक फिगर इसमें पढ़ी नहीं, क्योंकि जहाँ पे हमें ज़रूरी लगता है वहाँ पे हम बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें हर करंट एसेट और हर करंट लायबिलिटी की फिगर पढ़ना ज़रूरी नहीं लगा, तो हमने जो रेलेवेंट थे उन्हीं पे तवज्जो दी। अगर आप नावल पढ़ने के शौकीन हैं तो हमारा नावल लोग क्या कहेंगे सईद बुक से खरीद सकते हैं। अब है जी हमारा फाइनल सेक्शन, जिसके बाद फिर हम कंक्लूडिंग डिस्कशन करेंगे। देखें, कंक्लूडिंग डिस्कशन ये नहीं होगी कि हम आपसे कहेंगे ये ले लो वो ले लो, वो तो आपने खुद करना है, लेकिन फिर भी उसको रैप अप खत्म तो करना है ना। लेकिन उससे पहले जो हमारा आखिरी सेशन है उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, हमने जो है असेसमेंट की थी कि Q4 में क्योंकि शुगर की प्राइसेस ज्यादा हो रही हैं, तो शुगर सेक्टर के रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, और ऐसा हुआ। अभी हम उसको देखेंगे भी कि कंपनीज की क्वार्टरली बेस पे 2023 में परफॉर्मेंस कैसी रही, ईपीएस वगैरह। लेकिन एक चीज हमें जिसके बारे में हमें नहीं आइडिया था, क्योंकि इतना तफसीली, जारी बात है, इट्स डिफिकल्ट कि हर कंपनी का या हर सेक्टर का तफसीली जायजा लिया जा सके। मतलब जो ब्रोकर्स या एनालिस्ट हैं, जो प्रॉपर जो पैसे लेके काम करते हैं, उनको तो करना ही चाहिए, इसलिए हम उन पे तनकीद करते हैं, लेकिन आम बंदे के लिए ये मुश्किल होता है। फिर भी जब हमने एनुअल रिजल्ट्स का जायजा लिया, खसूसन शाह मुराद से हमने स्टार्ट किया, तो हमें एक इंकशाफ हुआ जिसके बारे में हमें पहले इतना अंदाजा नहीं था। इतना तो पता था कि शुगर और इथेनॉल बनाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जो इथेनॉल है वो सारी की सारी, पहली बात है, एक्सपोर्ट हो जाती है, और जो शाह मुराद और कुछ कंपनीज हैं, उनके जो ईपीएस 2023 में इतने अच्छे हुए, उनमें प्राइमरीली शुगर की बजाय एथेनॉल की कंट्रीब्यूशन थी। क्योंकि आपको पता है, एक साल पहले, या यूं समझ लें कि 22 में, उस टाइम पे डॉलर कहाँ पे होता था, 170-80 पे होता था, और 2023 में फिर वो 200, 220 और करते करते 300 पे भी गया, और फिर अब 280 पे आके स्टेबल हुआ है। तो असल में ये इम्पैक्ट आया कुछ शुगर कंपनीज के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी ईपीएस अनप्रेसिडेंटेडली इंक्रीज हो गई।
और इसका एक इतना इम्पोर्टेंट अब ये फैक्टर है, यहाँ पे हमें समझना इतना ज़रूरी हो गया है, और ये वाला जो सेक्शन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस पूरी वीडियो का, उस पूरे असेसमेंट का, कि कौन सी कंपनीज इथेनॉल बनाती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं। और क्योंकि देखें डॉलर की प्राइस कितनी कम हो जाएगी, अगर यहाँ से कम हो भी जाती है तो 250 चली जाएगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो कोई उम्मीद नहीं लगा रहा, लेकिन अभी तो 250 तक जाती भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर 250 पे भी गई तो फिर भी वो जो एथेनॉल की जो सेल है वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी 23 के मुकाबले में, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा फिर भी रहेंगी। यानी कि जो भी कंपनीज एथेनॉल बनाती हैं उनके ईपीएस पे कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा 24 में, इवन अगर शुगर की प्राइसेस मार्केट में सपोज करें लो रहती हैं तब भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे हमने जो है ना प्रोडक्शन डाटा पहले लिखा है, शुगर का कितना है, शाहमुराद का हम देखेंगे सबसे पहले, फिर रेवेन्यू कितना है शुगर का, फिर उनका इथेनॉल का प्रोडक्शन कितनी है और रेवेन्यू कितना है, और फिर ईपीएस क्वार्टरली बेस पे कितना है, और कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे कि इन्होंने कंपनी के अपने फ्यूचर आउटलुक में समराइज जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या दी है, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन हुई तो वो भी देखेंगे इन तमाम शेयर्स की। तो सबसे पहले जी शाहमुराद को देखें, तो शुगर की प्रोडक्शन उनकी हुई 60,000, तो ये बेसिकली है जी 1000 मेट्रिक टन, थाउजेंड्स में है। तो इनकी प्रोडक्शन जो है शाहमुराद की वो पिछले साल 67 थी, अब वो 60 हो गई है, इस साल 10% कम हुई। लेकिन फिर भी शुगर का जो रेवेन्यू है जो मिलियंस में आ रहा है वो पिछले साल से ज्यादा हुआ, और उसकी वजह आपको पता है कि शुगर की प्राइस इस साल में पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा हो गई। खसूसन Q4 में ही उसका मेजर इंक्रीज आया था, लेकिन उससे पहले भी शायद कुछ हुआ हो, हमने अब क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपैरिजन तो नहीं किया। लेकिन ओवरऑल आप जानते हैं कि शुगर की प्राइस 23 में 22 से ज्यादा रही, तो प्रोडक्शन कम होने के बावजूद भी रेवेन्यू ज्यादा हो गया। और अगर इथेनॉल को देखें तो वो प्रोडक्शन तकरीबन सेम रही, लेकिन देखें उसका रेवेन्यू तकरीबन 40% बढ़ गया है। तो असल में ये वो फैक्टर था जिसकी वजह से इनका ईपीएस पिछले साल 78 से अब 181 तक पहुंच गया। और इस तरीके से अगर शुगर की प्राइसेस कंट्रोल रहीं फिर भी इनका बहुत सारा रेवेन्यू इथेनॉल से चलता रहेगा, और ईपीएस अगले साल भी काफी बेहतर हो सकता है। और अगर क्वार्टरली देखें तो Q1 में 40, Q2 में 50, Q3 में थोड़ी कम हो गई थी। अब हमने क्वार्टर बाय क्वार्टर असेसमेंट नहीं की कि क्या वजह थी, लेकिन Q4 में ज्यादा हो गई। अच्छा, उसके बाद जी फ्यूचर आउटलुक में इन्होंने यही कहा कि प्रोडक्शन 24 में 23 जैसी होने की उम्मीद है, लेकिन जो शुगर केन की प्राइस ज्यादा हो गई है वो जो हुकूमत ने तय की है वो शायद 300 से 420 तक कर दी है, और तकरीबन 40% इंक्रीज है। तो उस पे इनका कंसर्न है क्योंकि शुगर की प्राइस मार्केट में ज्यादा नहीं है। और इन्होंने कुछ ये भी कहा है कि रशिया की जो वॉर हो रही है उसकी वजह से कुछ इथेनॉल की जो डिमांड है उसमें कमी आ सकती है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ज्यादा कमी आएगी अनलेस के कोई खुदा ना खास्ता जंग अजीम ना शुरू हो जाए, अल्लाह रहम करे। लेकिन बज़ाहिर हमें नहीं लगता कि डिमांड, अभी 70 मेट्रिक टन इन्होंने बनाया, तो 65 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, फिर भी उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा अर्निंग के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे हमने ये इंफॉर्मेशन सिर्फ रखी है आपको बताने के लिए कि कोई कंपनी अगर शुगर या इथेनॉल के अलावा कोई और अगर उनका सेगमेंट है तो वो क्या है, फर्दर तफसील देखना चाहें तो आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद है जी अल्लबास, ये भी शुगर भी बनाते हैं और इथेनॉल भी बनाते हैं। तो शुगर की प्रोडक्शन इनकी भी कम हुई, 54 से 42 हो गई, लेकिन रेवेन्यू 3 बिलियन से 3.8 बिलियन तक हो गया। इथेनॉल की प्रोडक्शन इनकी ज्यादा हुई है, लेकिन शाहमुराद के मुकाबले पे नहीं है, और इस हिसाब से चलता रहा तो कोई पता नहीं शाहमुराद इनको ईपीएस में टेक ओवर ही ना कर जाए। तो फिर भी इनका भी Q1 का 26 था, Q2 का 82 था, Q3 का कम हुआ, इनका भी 41, और Q4 का 62। यानी कि Q4 का Q3 के मुकाबले में Q4 इनका भी अच्छा हुआ। तो जी अल अब्बास का अगर फ्यूचर आउटलुक देखें तो वो भी कहते हैं कि 24 की प्रोडक्शन 23 जैसी ही होगी। शुगर केन की प्राइस इंक्रीज का जो है उनको भी इसकी वजह से टेंशन है, और उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में जो है 2024 में सरप्लस शुगर होगी। तो सरप्लस शुगर होगी, इसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट में प्राइस ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए उनकी ख्वाहिश होगी कि वो एक्सपोर्ट की इजाज़त हासिल करें। अगर एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल गई तो तमाम शुगर कंपनीज के ऊपर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अगर एक्सपोर्ट की इजाज़त ना मिली और प्राइस भी ऊपर ना जाने दी गई
तो फिर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी सफ़र हो सकती है। फिर इनके कुछ और काम हैं, पावर के भी हैं, केमिकल के भी हैं, एलॉय के भी हैं, वहाँ से भी ये कुछ रेवेन्यू हासिल करते हैं। तो अगर आप उस लेवल पे जाके असेसमेंट करना चाहें तो फिर आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद है जी हबीब शुगर, तो इनकी प्रोडक्शन का अगर ज़िक्र करें तो शुगर की इनकी प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गई, लेकिन रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा हुआ। इसमें कुछ पिछले साल की इन्वेंट्री भी बेची होगी तो उसका भी इम्पैक्ट आया। फिर इथेनॉल की प्रोडक्शन इनकी भी थोड़ी-सी ज़्यादा हुई है, लेकिन इनकी ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो अब्बास से भी थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी मुनासिब है। Q1 में इनके ₹2 थे, Q2 में ₹3.7 थे, Q3 में ₹3.5 और Q4 में 7.8। इनका भी Q4 का Q3 से बेहतर हुआ। हबीब शुगर ने भी यही कहा कि 24 की प्रोडक्शन 23 जैसी होगी, केन प्राइस का इनको भी मसला है और इन्होंने बायबैक अनाउंस किया। अगर सेगमेंट की बात करें तो कुछ थोड़ा-सा इनका टेक्सटाइल का भी काम है और कुछ ये कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग भी करते हैं। फिर है जी नून शुगर, इनकी देखें तो इनका जो शुगर की प्रोडक्शन इनकी काफ़ी कम हो गई, लेकिन इनकी इतनी कम हुई कि इनका शुगर का रेवेन्यू भी कम ही रहा। ये भी हो सकता है कि इन्होंने ज़्यादा शुगर Q4 से पहले ही बेच दी हो। फिर इथेनॉल का थोड़ा-सा इनका है, उसकी वजह से थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, लेकिन इतना कोई ये खातिर-ख़्वाह नहीं है। तो Q1 में ₹5, Q2 में ₹3, Q3 में ₹4 और Q4 में ₹13। तो इनका भी Q4 में Q3 के मुकाबले में काफ़ी बेहतर रहा। यानी कि अभी तक आपने जितनी भी कंपनीज़ देखी हैं, वहाँ पे हमारी असेसमेंट बिल्कुल ठीक बैठ रही है। Q3 के मुकाबले में Q4 में इंक्रीज़ हो रहा है। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि Q1 2024 के रिजल्ट्स का भी इंतजार किया जाए। वैसे Q1 के भी शायद ठीक ही रहें, इस टाइम पे तो मार्केट में शुगर की प्राइस नीचे आ गई है, लेकिन हमें लगता है अक्टूबर में भी थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए इस क्वार्टर के रिजल्ट्स भी थोड़े से इन्फ्लेटेड हो सकते हैं। फिर भी जब आएँगे तो पता लगेगा। वहाँ से ये भी पता लगेगा कि प्रोडक्शन जो है वो अच्छी हो रही है, 23 जैसी हो रही है कि नहीं। अब नून शुगर को देखें तो इन्होंने भी केन प्राइस इंक्रीज़ का मसला उठाया है और इथेनॉल की डिमांड के बारे में कहा है कि 23 में कम हुई है, तो 24 में भी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ज़्यादा कम होगी। उसके बाद है जी टांडलियाँ वाला शुगर, अगर इनका देखा जाए तो इनकी प्रोडक्शन भी कम हुई है, लेकिन रेवेन्यू ज़्यादा हुआ है। इथेनॉल ये भी बनाते हैं और उसकी भी काफ़ी इनको वहाँ से बेनिफिट हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ी कंपनी है, लगता है इसके ना शेयर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ओवरऑल इस परफॉर्मेंस का भी उसके ईपीएस पे इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा। तो इसलिए इसको अवॉइड ही करना चाहिए। देखिए Q1 में ₹2.5, फिर ₹7, फिर ₹1 और Q4 में इनकी कोई ख़ास हुई ही नहीं। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर इनके फ्यूचर आउटलुक की बात करें, तो उनको उम्मीद है 24 में क्रॉप बेहतर होगा, इनके रेवेन्यू बेहतर होंगे और ये कोई 25 में कोई छोटी-मोटी स्टील मिल भी लगाना चाहते हैं, लेकिन हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनके कुछ गैस और अदर्स कुछ और रेवेन्यू भी ये कमाते हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है। फिर है जी शाहताज, इनकी भी शुगर प्रोडक्शन कम हुई है, लेकिन रेवेन्यू ज़्यादा हुआ है। बस ये जो इथेनॉल है, ये अभी तक जितनी कंपनीज़ हमने देखी ना, यहीं पे बनाते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं करता। तो इसका मतलब ये है, एक क्विकली देख लेते हैं। तो इनमें नून, ये वो, हबीब, अल अब्बास, तो इनमें जो है फर्स्ट चॉइस इज़ शाहमुराद एंड सेकंड चॉइस इज़ अल अब्बास। बल्कि फर्स्ट टू चॉइस नंबर 5 इज़ शाहमुराद एंड देन नंबर 6 अल अब्बास। अच्छा जी। तो आ गया जी शाहताज। तो इसकी ईपीएस देखें तो ईपीएस Q1 में 3, साढ़े तीन, 10 और 17। तो इसकी ईपीएस पे पॉजिटिव ट्रेंड है। Q4 में भी अच्छी हुई, लेकिन वैसे भी पॉजिटिव हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसकी ईपीएस 24 के क्वार्टर 1 की ईपीएस। तो उसका इंतजार रहेगा, लेकिन इसमें थोड़े बहुत लेके रखे भी जा सकते हैं अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो। लेकिन अगेन वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये सिर्फ शुगर की बेस पे चल रहा है। अगर शुगर की प्राइसेस इंक्रीज नहीं होती तो हो सकता है ईपीएस सफर करे। इनके मुताबिक भी शुगर की प्रोडक्शन सेम रहेगी 24 में। केन प्राइस इंक्रीज से इनको भी मसला है और ये पावर प्रोजेक्ट 25 में लगाएंगे। उसके बाद है जी अलनूर। तो अलनूर की भी प्रोडक्शन शुगर की कम हुई, लेकिन रेवेन्यू ज़्यादा हुआ प्राइस की वजह से। ईपीएस इनकी भी देखें तो इनकी भी Q1 में ₹2, फिर -7, फिर ₹2, फिर Q4 में ₹17 हो गई है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि आगे भी ₹17 Q1 में कंटिन्यू रहेगी कि नहीं। तो अगेन Q1 के रिजल्ट्स का इंतजार ही करना बेहतर है। और फ्यूचर आउटलुक में इन्होंने भी कहा कि प्रोडक्शन सेम रहेगी अगले साल और वही कि शुगर केन की प्राइस, तो शुगर केन की प्राइस जो
तय की है। असल में इनको शुगर केन की प्राइस से मसला नहीं है, ये कहते हैं कि फिर आपको शुगर की प्राइस को भी मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देना चाहिए। ज़ाहिरी बात है, जब इनपुट में इनकी इतनी कॉस्ट लगेगी, कोई बेनिफिट होगा तो फिर ये बिज़नेस कंटिन्यू करना चाहेंगे ना। लेकिन इनके मुताबिक अभी जो मार्केट में ₹130 की प्राइस फिक्स्ड है, हमें तो लगता है ज़्यादा ही है, लेकिन उनको जो हुकूमत ने दी हुई है, उसके हिसाब से उनको जो है इसमें कोई ख़ास बेनिफिट अभी नज़र नहीं आ रहा। तो हो सकता है ये मिलके सारे के सारे ये हुकूमत के पास अपनी फरियाद लेके जाएं और शायद इनकी मानी जाए और मार्केट में शुगर कोई ज़्यादा हो जाए प्राइस, ये तो वक्त ही बताएगा। या ये अपना इन्फ्लुएंस यूज करके, क्योंकि हैं तो सारे पॉलिटिशियंस, तो इन्फ्लुएंस यूज करके एक्सपोर्ट की इजाजत ले लें और वहां से अपने नुकसान को पूरा कर लें। क्योंकि अगर वर्ल्ड ओवर देखा जाए तो प्राइस तो 200 से भी ज्यादा होनी चाहिए, अगर वर्ल्ड के मुताबिक अगर आप प्राइसेस करेंगे तो कम से कम एक्सपोर्ट में तो उनको वो प्राइस मिल जाएगी ना। लेकिन उसमें सिर्फ नुकसान ये होता है कि ज्यादा माल एक्सपोर्ट कर दें तो पता लगे लोकल में कमी हो गई है, फिर जबरदस्ती प्राइस मार्केट में बढ़ जाए। तो इसलिए भी हुकूमत को देखभाल के चलना पड़ता है। तो फिर उस हिसाब से सेफ बेट इज दैट कंपनी जो इथेनॉल बनाती है, और ये कोई मीडियम डेंसिटी फाइबर का भी काम करते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे कवर नहीं किया। फिर है जी फरहान शुगर, इनकी भी प्रोडक्शन कम हुई, 845 से 765 हो गई है और रेवेन्यू ज़्यादा हुआ है। और ईपीएस को देखें तो इनके भी क्वार्टर वाइज भी ठीक चला है और Q4 में ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ से अंदाजा तो लगा सकते हैं कि 24 भी मुनासिब रहेगा, बट लेट्स वेट एंड सी। इनका भी केन प्राइस इंक्रीज का मसला है और इन्होंने यही कहा है कि एक्सपोर्ट की इजाज़त मिलनी चाहिए, वरना मार्केट में सरप्लस हो जाएगा और शुगर की प्राइस और कम हो जाएगी। क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगी, तो उल्टा इनको नुकसान होगा। उसके बाद है जी JDW शुगर, इसकी भी प्रोडक्शन कम हुई है और रेवेन्यू ज़्यादा। और ईपीएस को देखें तो 7, 12, 5, 11 Q4 में अच्छा हुआ है, लेकिन ओवरऑल अच्छा नहीं है इसका। ये 25 में इथेनॉल का जो है ना ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जो 25 में कंप्लीट होगा, तो लॉन्ग टर्म में शायद इनको बेनिफिट हो जाए, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है बहुत ओवर वैल्यूड है। तो हम इतना लॉन्ग टर्म का सोच के तो इसमें नहीं आ सकते। और ये कुछ पावर भी करते हैं और कुछ फार्मिंग भी करते हैं। उसके बाद है जी जौहराबाद शुगर, तो इसकी भी प्रोडक्शन अगेन कम हुई है, 86 से 64 हो गई है, लेकिन रेवेन्यू ज़्यादा हुआ है क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा थी। Q1 ₹1.32, ₹1 और Q4 में इसका भी ज़्यादा हुआ है। फ्यूचर आउटलुक जो है इनके मुताबिक, शायद हर इलाके से मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ इलाकों से लेते हों, तो इनके मुताबिक 24 में 23 के मुकाबले में कम होगी प्रोडक्शन। कहीं पे हमसे पढ़ने में गलती भी हो सकती है, तो आप वही बात है कि जिस कंपनी का आप फैसला करें उसका आप कम से कम ज़रूर एक दफ़ा सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। तो केन के प्राइस इंक्रीज का इनको भी मसला है, सोलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उसके बाद है जी मीरपुर खास, इसकी भी प्रोडक्शन कम हुई है, रेवेन्यू ज़्यादा हुआ है। ईपीएस को देखें तो इन्होंने असल में ईपीएस कमाया था Q1 में ही ₹46 का, और उसके बाद इन्होंने वो दे दिया था 200% बोनस, तो इसको हमने इम्पैक्ट यहीं पे कैलकुलेट करके लिखा है, क्योंकि बाद के क्वार्टर्स में वो इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली उसमें उन्होंने एक्स कर दिया था। तो इनकी तो Q1 के बाद कोई खास कमाई नहीं हुई, तो इसको फिर अवॉइड करना चाहिए। बोनस ये 2 आ रहा है, मतलब 200% है ये बेसिकली। उसके बाद अगर फ्यूचर आउटलुक में देखें तो वही है कि इनके मुताबिक 24 की सेम रहेगी प्रोडक्शन, और केन प्राइस इंक्रीज का इन्होंने भी हाईलाइट किया है, वो स्टैंडर्ड सब ने हाईलाइट किया है। और ये पेपर का भी कुछ इनका काम है। उसके बाद है जी संघाड़, इसकी भी प्रोडक्शन काफ़ी कम हुई है, लेकिन रेवेन्यू मेंटेन हुआ है इतना कम होने के बाद भी। और ईपीएस को देखें, पहले 2 क्वार्टर में लॉसेस, तीसरे में थोड़ा और चौथे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन बहुत वेरिएबल है, इसको अवॉइड ही करना चाहिए। केन प्राइस इंक्रीज का मसला इन्होंने भी हाईलाइट किया है। फिर है जी तारिक कॉरपोरेशन, इनकी भी प्रोडक्शन काफ़ी कम हुई है, रेवेन्यू ज़्यादा हुआ है। ईपीएस को देखें तो इनका Q3 में ज़्यादा था, Q4 में कम हुआ है, स्टॉक ही नहीं बचा होगा शायद। तो बाकी तो लेकिन तमाम कंपनीज का आप देख रहे हैं ट्रेंड ऐसा ही है कि Q4 का Q3 से ज़्यादा ही है। फ्यूचर आउटलुक में अगेन इनके मुताबिक 24 में बेहतर होगा और केन प्राइस इंक्रीज इज द इशू। फिर है जी थल इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन कम हुई है, रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो अगर ईपीएस को देखें, Q1 में ज़्यादा था, Q2 में आई थिंक इन्होंने ज़्यादा माल बेच दिया, Q4 में Q3 के मुकाबले में तो बेहतर रहा है। तो लेकिन वही बात है कि ये कंपनी हमें वैसी पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ देते ही नहीं है। इनके मुताबिक 24 में प्रोडक्शन कम होगी, केन प्राइस इंक्रीज इज द इशू, और प्राइस कंपेयर टू राइस, मतलब इनके मुताबिक प्राइस बढ़नी ही है, क्योंकि शुगर केन की प्राइस बढ़ गई है तो मार्केट में कोई रोक नहीं सकता, रोक सको तो रोक लो।
प्राइस बढ़ेगी बढ़ेगी, बट लेट्स सी क्या होता है। प्राइस, जाहिर बात है, जब रॉ मटेरियल इतनी ज़्यादा हो गई है तो मतलब एज अ कंज्यूमर तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मार्केट में फिर शुगर की प्राइस भी बढ़नी चाहिए, तभी इनको फ़ायदा रहेगा, वरना इनके फिर नुकसान शुरू हो जाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। तो सिंध आबाद गर्व को देखें तो इसकी भी प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हुई है, रेवेन्यू काफ़ी बेहतर रहा है इसका। तो 1 में लॉस, 2 में प्रॉफिट, 3 में लॉस, फिर 4 में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट। केन प्राइस इंक्रीज इज द इशू, शुगर प्राइस इन मार्केट लो है, वही मसला सबका। उसके बाद है जी आदम शुगर, प्रोडक्शन इनकी काफ़ी कम हो गई है और रेवेन्यू मेंटेन रहा। और ईपीएस को देखें तो ईपीएस लॉस प्रॉफिट, मतलब ये इसको हम पहले ही देख चुके हैं कितना अच्छा नहीं है इस वक्त। केन प्राइस इंक्रीज का मसला और शुगर प्राइस लो है मार्केट में। मेहरान शुगर को देखें तो इनकी जो प्रोडक्शन है इनकी भी कम हुई और रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा हुआ। ईपीएस को देखें तो Q1 में 4, फिर कम हुई, फिर 8 हुई और इनकी Q4 में Q3 के मुकाबले में कम ही रही, क्योंकि हो सकता है इन्होंने ज़्यादा स्टॉक Q3 में बेच दिया हो। तो अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करें, इन्होंने भी यही कहा कि 24 की प्रोडक्शन तकरीबन सेम रहेगी। शुगर केन की प्राइस इंक्रीज का इनको भी मसला है और ये यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम होनी चाहिए प्राइस सेटिंग प्रोसेस में और वो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देना चाहिए। और इन्होंने अपना एक सोलर प्रोजेक्ट भी वो कंप्लीट कर लिया है, तो अगले साल थोड़ी सी कॉस्ट उसकी वजह से इनकी कम हो सकती है। इन्होंने कोई तफसीली जिक्र नहीं किया कि इनकी इथेनॉल जो है वो कितनी प्रोडक्शन है। ये एक ही सेगमेंट की तरह रिपोर्ट कर रहे हैं, सेपरेटली नहीं इन्होंने कोई जिक्र किया। लेकिन इन्होंने कई जगह पे मेंशन किया है कि इनकी शायद एक सब्सिडरी है जो इथेनॉल बना के सेल कर रही है और वहां से फ़ायदा इस साल भी हुआ और अगले साल भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा तफसील इन्होंने नहीं दी, लेकिन फिर भी इनकी एक्सपोर्ट की सेल्स काफ़ी हुई हैं, तो हमें उससे लग रहा है कि मुनासिब इथेनॉल ये बनाते होंगे। बहरहाल थोड़ा सा तफसील देंगे तो ज़्यादा पता लगेगा। वैसे भी इसके अकाउंट्स उस वक्त आए जब हम वीडियो ओवरऑल बना चुके थे, तो हमने इसको थोड़ा शामिल कर लिया है। बहुत ज़्यादा तफसील में हमने इसके अकाउंट्स वैसे भी नहीं देखे, शायद कहीं पे तफसील दी गई हो, तो आप देखना चाहें तो इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जी इस सेक्शन का भी अब इख्तिताम हुआ। मेरा नाम जावेद है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होता हूँ। जी मेरा नाम अली है। अब जावेद को क्या जवाब दूं? फिर उन्हें सच बता दे। सर, ये जावेद साहब ना पीछे ही पड़ जाते हैं। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे वो की मर गई हो। तो भाभी आपको खाना नहीं देती? जी आज खाने में कुछ नहीं पका। क्या मुसीबत है यार। मेरे ख्याल से अली की तरफ जाना चाहिए। आप आज अभी तक घर नहीं आए। जावेद, तुम यहाँ? भाभी वापस आ गई हैं? आजकल का माहौल बड़ा खुल गया। तो आपने भाभी से पूछा फिर? भाभी, भाभी, भाभी। तो अब जी ये असल में ये बात ये है कि इस ओवरऑल पिक्चर को देखने के बाद जो है हमें इस पूरे सेक्टर का अगर हम आउटकम कुछ निकालना चाहें तो वो क्या निकलता है। तो आउटकम ये निकलता है जी कि शुगर की प्रोडक्शन जो है वो 24 में तकरीबन सेम रहेगी 23 जैसी। रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्योंकि बढ़ गई है, गन्ने की प्राइस ज़्यादा हो गई है, तो इन सब की जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो ज़्यादा होगी अगले साल। रेवेन्यू भी इनका वैसे तो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो साल के शुरू में प्राइस थी, 23 के शुरू में जो प्राइस थी, वो 24 के शुरू में तो अब वो प्राइस मार्केट में शुगर की ज़्यादा ही है। 23 के शुरू में हमें लगता है 100 रुपये थी और अब 130 रुपये है। तो रेवेन्यू तो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आज जो रेट है मार्केट का, अगर 130 रुपये बकौल इनके है या 135 जो भी मार्केट में चल रहा है, अगर ये मेंटेन रहता है तो ग्रॉस प्रॉफिट इस दफ़ा शायद थोड़ा कम हो जाए। और ये चाहते हैं कि शुगर की प्राइस भी मार्केट में थोड़ी ज़्यादा हो, बढ़े, और अगर बढ़ी तो इनके प्रॉफिट मेंटेन हो सकते हैं। अगर वो ज़्यादा ना हुई तो फिर प्रॉफिट थोड़े-थोड़े कम भी हो सकते हैं। और जैसा हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत वेरिएबल हैं। उसकी एक वजह ये भी होती है ना कि उसका सारे का ताल्लुक सेल से भी होता है। कभी एक सीज़न में ज़्यादा सेल हो गई, कभी दूसरे सीज़न में ज़्यादा हो गई। तो इनका उस हिसाब से असेसमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम इथेनॉल की सेल्स का जायज़ा लें तो वो एक स्टेबल चल रही होती हैं। वही बात है कि जिन कंपनी की इथेनॉल की सेल्स होंगी, उनका ईपीएस थोड़ा-सा पिछले साल को मेंटेन भी रख सकता है और क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा आ सकता है। तो बहरहाल रेवेन्यू ज़्यादा होगा लेकिन कॉस्ट हो सकता है और ज़्यादा हो। तो इसलिए
शुगर की प्राइसेस पे भी नज़र रखें। अगर वो प्राइसेस ऊपर जाती हैं, अगर आपको लगता है किसी टाइम पे जा रही हैं, तो वो इनके लिए पॉजिटिव होगा, वो आप असेसमेंट में अपनी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो प्राइसेस कम रहती हैं, तो हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी अगले साल इस साल के मुकाबले में कम हो। बस खबरों पे थोड़ा जायजा लेते रहना है कि कहीं पे पता लग जाए कोई इथेनॉल की डिमांड में कोई कमी तो नहीं आ गई, वर्ल्ड में कोई बहुत बड़ा कोई मसला तो नहीं हो गया। वैसे उसकी डिमांड में कमी आनी तो नहीं चाहिए। वो बेसिकली पेट्रोल के तौर पे पेट्रोल में मिलके उसको यूज करते हैं बाहर वाले, वो थोड़ा एफिशिएंट फ्यूल है आई थिंक। हमें उसका ज्यादा तफसील तो नहीं पता, लेकिन ये है कि और बाहर के मुल्क में लोग आ ही रहे हैं अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ, तो हमें उम्मीद तो नहीं है कि इसकी डिमांड कोई ज्यादा कम होगी। और जो हमें याद आ रहा है, हमें कंफर्म नहीं है कि जो मेजर सेलिंग शाह मुराद ने की है वो नीदरलैंड को की है। तो आप बस उस चीज़ का जायजा लेते रहें कि इथेनॉल की दुनिया में कोई डिमांड कम तो नहीं हो रही, या यूरोप में या नीदरलैंड में या कोई मसला तो नहीं हो रहा। तो फिर तो शाह मुराद का तो मसला ठीक ही रहेगा। लेकिन वर्ल्ड ओवर अगर कोई डिमांड कम हो रही है, तो इथेनॉल वाली कंपनीज भी उससे इम्पैक्ट हो सकती हैं, वरना हमें ज्यादा डिक्रीज की उम्मीद नहीं है। और हमारा डॉलर जब तक ऊपर रहेगा, तो इथेनॉल वाली कंपनी जिंदाबाद। और फिर एक ये भी चीज़ है कि इस पे भी नज़र आपने रखनी है कि अगर इनको शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मिल गई, तो जो जो कंपनी एक्सपोर्ट करेगी, जिसके पास सरप्लस फंड्स होंगे, सरप्लस शुगर होगी, तो वो बेनिफिट में रहेगी। तो ये ओवरऑल इस सेक्टर का आउटकम था। और इस सेक्टर के लिए अभी तो कहना मुश्किल है कि हाउ पॉजिटिव विल बी 2024। लेकिन अगेन वही बात है कि कम अज कम शाह मुराद और अल अब्बास के लिए तो काफी पॉजिटिव लग रहा है, हबीब शुगर के लिए भी। लेकिन वो आपने खुद देखना है कि उनकी प्राइस कहाँ पे है, उनकी प्राइस के मुताबिक वो कितना अट्रैक्टिव है, वो एक अलग बात है। लेकिन एथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिव लग रहा है अभी भी। जब तक डॉलर ऊपर रहेगा तब तक पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखें, हमने जो है ना, अब ये सारा डेटा आपके सामने पेश किया, अब ये अलग अलग आपको बताया, बहुत सारे फैक्टर्स बताए, और बातों बातों में कई जगह पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दिया, अपनी प्रेफरेंस भी बता दी। अब देखें, हमने ना ही आपको कोई इनकी अब रेटिंग करके बतानी है, वो आप खुद देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ना ही हमने आपको कोई इसकी समरी दिखानी है, क्योंकि हम आपसे पैसे नहीं लेते कि हम आपके लिए डेटा दे के आए। हमारा ये चैनल बनाने का मकसद यही था, हम जो खुद सीख रहे हैं वो आप तक पहुंचाएं, और आपकी तवज्जो इस चीज की तरफ करें कि आप भी सीखें। अब अगर तो आपने इतनी हिम्मत की है कि ये सारी वीडियो आपने देखी है, इसका मतलब ये है कि आप सीखने की नीयत रखते हैं और आप सीख के कमाना चाहते हैं। तो जब आप सीखना चाहते हैं, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढें। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने हर शेयर की अलग अलग आपको बताई, वो आप वहां से पॉइंट्स अपने नोट करें, और उसकी बेसिस पे आप ये असेस करें कि आपने किस शेयर में इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करनी है। और एक बात के लिए पहले ही माजरत कि प्लीज हमसे ये एक्सेल शीट कोई ना मांगे, क्योंकि किसी को नहीं मिलनी। अगर आप शुगर सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है, तो इसकी बेसिस पे आप खुद अपने नोट्स बनाएं, आप खुद कंपनी सिलेक्ट करें और अपनी इन्फॉर्मेशन अपने पास लिखें। क्योंकि जब तक आप खुद अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू करेंगे, खुद नोट करेंगे, तभी आप सीखेंगे, वरना आप सीखेंगे नहीं। और हमारा लड्डू बांटने का इरादा, वैसे तो हम पहले भी कोई खास नहीं बांटते थे, लेकिन अब हमने इरादा लड्डू बांटने का बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि आप लड्डू बनाने सीखें और खुद बना के खाएं। तो ये था जी मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेशन ऑफ शुगर सेक्टर इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट यू विल एवर फाइंड टिल टुडे। आज के बाद कोई इससे बेहतर बना ले तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने आपसे कहा ना कि हम पिछले सेक्शन में हमने कहा था, ये दावा किया था कि ऐसा एनालिसिस किसी ने आपको नहीं करके दिया होगा, या सेशन में दावा किया था, उसके बाद दावा किया था। और आज जैसी इंफॉर्मेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं से मिल जाए शुगर सेक्टर के बारे में। तो भाई साफ सी बात है, हमारी वीडियोस वही देखा करें जो सीखना चाहते हैं, और जो सीखना नहीं चाहते, ना उनको हमारी बातें समझ आएंगी और ना ही वो कभी समझ सकेंगे। तो ऑन दिस नोट हम आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन इजाजत लेने से पहले हम आपको ना सैंपल बेस पे क्विकली दिखा देते हैं, एक कंपनी सिलेक्ट करके, कि हमने सारा डेटा कहां से कैसे लिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी, जो हमने
करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और इन्वेंट्री का डेटा लिया था। अब ये देखें हमने अकाउंट्स खोल लिए हैं। अब इसमें आप बैलेंस शीट पर आ जाएं। ठीक है, तो ये आपके आ रहे होते हैं एसेट्स, जिसमें नॉन करंट एसेट्स हैं और फिर करंट एसेट्स हैं। तो करंट एसेट्स का टोटल यहाँ पे आ रहा होता है, ये ले लिया हमने। उसके बाद करंट लायबिलिटीज का टोटल आ रहा होता है, ये हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा होता है जी ये करंट एसेट्स के अंदर ही स्टॉक इन ट्रेड, ये उसका 23 का डेटा है और ये उसका 22 का डेटा है। ये यहाँ से आ गया। बुक वैल्यू निकालने के लिए जो इक्विटी है वो यहाँ पे आ रही होती है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। और जो शेयर्स हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे उसकी साइट के ऊपर, पीएसएक्स के ऊपर जो आ रही होती है। इसी तरह अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, ये भी आपको पीएसएक्स की साइट से मिल जाएंगे। हम आपको वहां पे उसका स्क्रीनशॉट नहीं अब दिखा रहे। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो आपकी जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है, ये देखें उसमें फ्यूचर आउटलुक आ रही होती है। जैसे इन्होंने मेंशन किया है कि शुगर केन की प्राइस जो है बढ़ गई है, 302 से 425 हो गई है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होती है। जैसे शाह मुराद का ही देख लें तो प्राइस ऑफ एथेनॉल इज रेंज बाउंड एंड देयर इज अनसर्टेनिटी ड्यू टू कंटिन्यूस वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड रिसेशनरी ट्रेंड्स इन यूरोप व्हिच मे अफेक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ एथेनॉल नेगेटिवली। ठीक है, द मैनेजमेंट इज एग्रेसिवली परसुइंग वेरियस एवेन्यूज टू डेवलप प्रोडक्ट मिक्सेस व्हिच वुड हेल्प इंप्रूव द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ इथेनॉल डिवीजन। तो इशू तो है, लेकिन बज़ाहिर ये है कि देखें जंग तो इतने अरसे से चल रही है, अभी तक तो इतना इम्पैक्ट नहीं आया, इसलिए हमें उम्मीद तो नहीं है कि ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, बट वी हैव टू वेट एंड सी। अच्छा, तो ये फ्यूचर आउटलुक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे ही ना आप सर्च कर लें तो सर्च करके भी आपको मिल जाएगा, वरना ये है ना आखिर के जब पूरे आपके अकाउंट्स के जो नोट्स आते हैं जब वो सबके ख़त्म हो जाएं तो फिर वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं, पर सर्च कर लें। सर्च करें जी प्रोडक्शन। अब ये, हाँ, नोट नंबर 38, ये जब आपकी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होती है तो नोट शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 जिसमें डिटेल्स आती हैं। तो ये उसमें नोट नंबर 38 पे जाके देखें तो ये यहाँ पे बता रहा है कि उन्होंने शुगर की प्रोडक्शन कितनी की, 23 में कितनी हुई 60,000 मेट्रिक टन और 22 में कितनी थी 66। इसी तरह यहाँ पे इथेनॉल का भी आ रहा है कि इसकी प्रोडक्शन कितनी हुई है। इनके पास तो बल्कि 2 प्लांट्स हैं उसके ना, तो उस हिसाब से ये मिला के 70 और पिछले साल भी 70। तो ये यहाँ से प्रोडक्शन का डेटा आ गया। अगर रेवेन्यू की बात करें तो तो रेवेन्यू सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाना आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे टोटल सेल्स की फिगर आ रही होती है, उसने नोट बता दिया, नोट नंबर 27। तो अब नोट नंबर 27 में पहले पहुंच जाएं। ये है जी सेल्स। इन्होंने यहाँ पे खुद ही अलग अलग सेल्स लिख के बता दी है कि शुगर की कितनी है और इथेनॉल की कितनी है। तो शुगर की यहाँ पे आ गई, ठीक है, और इथेनॉल की यहाँ पे आ गई। कुछ कंपनीज ने यहाँ पे सेल्स का डेटा अलग अलग नहीं लिखा होगा और लिखा होगा सेगमेंट इंफॉर्मेशन, एक आगे जाके नोट कोई आएगा वहाँ पे सेगमेंट। वो ये भी लॉ की रिक्वायरमेंट होती है कि जो कंपनी मुख्तलिफ आइटम्स प्रोड्यूस कर रही है उनको बेच रही है तो उनका अलग अलग रिजल्ट दे। तो जो शुगर है, फिर वो इथेनॉल का आ गया, फिर कोई कंपनी जैसे पेपर का बिजनेस कर रही है, कोई पावर का कर रही है, तो सबके रिजल्ट उन्होंने उसके अलग अलग उस तरह शो किए होंगे। तो कॉस्ट तो कई दफ़ा हर एक की अलग नहीं कर सकते, वो आप जितना उन्होंने रेवेन्यू कमाया उसकी बेस पे कॉस्ट सारों में बराबर तकसीम कर देते हैं, लेकिन इस तरह सबका एक अंदाज़ा बताने के लिए कि हर सेक्टर से, हर डिवीजन से कितना बेनिफिट हासिल हो रहा है। और फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी शुगर से ज़्यादा माल बना रही है, या इथेनॉल से बना रही है, या किसी और चीज़ से। तो ये था जी हमारा आज का असेसमेंट। उम्मीद है आपको इससे कुछ फ़ायदा हासिल हुआ होगा, और हमें पूरा यकीन है कि अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपने यकीनन कुछ ना कुछ सीखा होगा। वरना हमें काफ़ी भरोसा है कि जितने लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा उनमें से कम 90% यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए होंगे, क्योंकि हम लोग सीखने की नीयत ही नहीं रखते। हम सिर्फ चाहते हैं कि शेयर बता दो जी, शेयर बता दो जी, शेयर बता दो। और यही हम चाहते हैं कि आप लोग ये करना छोड़ दें और खुद से शेयर अपने आइडेंटिफाई करें। तो ओके जी, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और हमारा जो यूजुअल क्लोजर होता है अब वो सुन लें। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें
कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।